नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल की खिंचाई। आज बिजनौर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खास वजहों से शहर में रहेंगे 2 दिन, अफसरों ने डाला डेरा। बीजेपी दफ्तर के बगल वाले स्कूल का कर ले निरीक्षण। प्रधानमंत्री मोदी को मनीष सिसोदिया की चुनौती। बीजेपी और केजरीवाल में जुबानी जंग हुई तेज। आपकी हेडलाइन पॉलिटिक्स पर तकरार बढ़ा। मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी, सीएम की घोषणा। फिल्म के माध्यम से युवाओं तक पहुंचेगा आंदोलनकारियों का बलिदान। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के कामारेड्डी के जिलाधिकारी जितेश पाटिल की खिंचाई कर दी है। दरअसल वह इस बात का जवाब नहीं दे सके कि उचित मूल्य की दुकानों के जरिए सप्लाई किए जाने वाले चावल में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है। भाजपा की लोकसभा प्रवास योजना के तहत जहीराबाद संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में सीतारमण ने शुक्रवार को हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से यह भी पूछा कि बिरकुर में उचित मूल्य की दुकान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों गायब है। सीतारमण ने जिलाधिकारी से पूछा, जो चावल खुले बाजार में 35 रुपए में बिक रहा है वो यहाँ 1 रुपए में लोगों को बांटा जा रहा है और इसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र साजो सामान और भंडारण सहित सभी लागत वहन कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस की दुकानों में चावल की आपूर्ति भी की जा रही है। साथ ही यह जवाब पाने की कोशिश हो रही है कि मुफ्त चावल लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। सीतारमण ने कहा कि केंद्र लगभग 30 रुपए देता है और राज्य सरकार 4 रुपए देती है, जबकि लाभार्थियों से 1 रुपए वसूला जाता है। मार्च अप्रैल 2020 में राज्य सरकार और लाभार्थियों के किसी भी योगदान के बिना केंद्र 30 रुपए से 35 रुपए की कीमत पर मुफ्त चावल उपलब्ध करा रहा है। जब अधिकारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सके तो केंद्रीय मंत्री ने उन्हें अगले 30 मिनट में जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विदुर की धरती पर आज आगमन हो चुका है और प्रदेश के मुखिया के 2 दिन तक चलने वाले दौरे को लेकर अफसरों ने जिले में डेरा भी डाल लिया है। एडीजी और डीआईजी ने बिजनौर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहीं शहर से लेकर मालन नदी के तट तक तैयारियों को अंतिम रूप देने में अधिकारी और कर्मचारी लगे रहे। सवेरे ही डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश सिंह नई पुलिस लाइन पहुंच गए। एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, एएसपी देहात राम अर्ज भी संग रहे। इन्होंने नई पुलिस लाइन से लेकर मालन के तट तक किए जा रहे इंतजामों को परखा। दोपहर में एडीजी राजकुमार और डीआईजी शलभ माथुर भी पहुंच गए, जिन्होंने पुरानी पुलिस लाइन, कलेक्ट्रेट, नई पुलिस लाइन और जनसभा का स्थल का दौरा भी किया। ये अधिकारी मालन के तट पर भी पहुंचे, जिन्होंने पुलिस अफसरों के संग सुरक्षा इंतजामों पर मंथन किया। हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था का भी एडीजे और डीआईजी ने जायजा लिया। शुक्रवार की शाम जनसभा स्थल पर डीएम उमेश मिश्रा, एसपी दिनेश सिंह, एएसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन और एएसपी देहात राम अर्ज ने बाहरी जनपदों से आई पुलिस फोर्स को भी ब्रीफ किया। सीएम कार्यक्रम में ड्यूटी को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। दिल्ली की सियासत दिन पर दिन गर्म होती जा रही है और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी को तंज भरा एक न्योता दिया है। बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर के बगल में मौजूद दिल्ली के सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने आए। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो छोटी बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि इतने कमरे क्यों बनवा दिए, बीजेपी को क्या दिक्कत है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतने अच्छे कमरे बनवाए हैं कि केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल निर्माण को लेकर सीबीसी की रिपोर्ट भी गलत है। वास्तव में यह सीबीसी की नहीं बल्कि बीजेपी की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा कि मजदूर, ऑटो वाले जैसे आम लोगों के बच्चों के लिए अगर स्कूल बनवाना घोटाला है तो मैं खूब घोटाले करूंगा। स्कूल तो बीजेपी दफ्तर के बगल में ही है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री रोज अपने दफ्तर आते हैं, आकर स्कूल देख जाए। सिसोदिया ने इस दौरान क्लासरूम में बच्चों और अध्यापकों से बातचीत भी की। हाल ही में बीजेपी नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण पर सीबीसी की जांच रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्कूलों में बच्चों के शौचालय को क्लासरूम के तौर पर गिना गया।
1315 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब मांगते हुए कहा कि इतने पैसे कैसे खर्चे गए। बीजेपी ने टेंडर से ज्यादा खर्च किया जाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि 450 करोड़ रुपए टेंडर से ज्यादा कैसे खर्च किए। सवाल करने पर अरविंद केजरीवाल नाटक करते हैं। दरअसल 2019 में भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर शिकायत दी थी। इसके बाद सीवीसी की जांच की गई। इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने जो है कक्षाओं के निर्माण में अनियमितता पर सीवीसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा था। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया और इस पर तमाम तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। सामान्य तौर पर कोई सरकार चुनाव के बाद यह साबित करने के लिए विश्वास मत हासिल करती है कि उसके पास सदन के बहुमत का समर्थन हासिल है, या बाद में जब विपक्ष उस पर अल्पमत होने का आरोप लगाता है और नियमों के अंतर्गत सरकार से विश्वास मत साबित करने की मांग करता है, तब सरकार विश्वास मत हासिल कर सदन में अपनी ताकत दिखाती है। लेकिन इस समय दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार का प्रचंड बहुमत है और विपक्ष ने उस पर अल्पमत होने का भी आरोप नहीं लगाया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा पटल पर विश्वास मत क्यों हासिल किया, ये विश्वास मत हासिल करके वे किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर यह संकेत दिया है कि उनके विधायकों का पूर्ण समर्थन उनके साथ बना हुआ है और हम इस समय देख रहे हैं कि झारखंड की सत्ताधारी पार्टी अपने विधायकों के तोड़े जाने के डर से राज्य से दूर रखे हुए हैं और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों के विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक राजधानी में भाजपा की नाक के नीचे जमे हुए हैं। ये केजरीवाल की राजनीति, मजबूती और अपने विधायकों पर पकड़ का संदेश है। जनता के बीच ये दावा भी कर सकते हैं कि उनकी पार्टी के विधायक ईमानदार हैं और उन्हें खरीदना संभव नहीं है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उन्हें इसका राजनीतिक लाभ भी मिल सकता है। मसूरी गोलीकांड की 28वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है और इस मौके पर सीएम ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि शहीदों की शहादत से हमें अलग राज्य मिला है। हम आंदोलनकारियों के बलिदान को फिल्म के माध्यम से युवाओं तक पहुंचाएंगे जिससे वह भी इससे परिचित हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी पहुंचे और यहां राज्य आंदोलनकारियों की शहादत को याद किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हमें याद दिलाता है कि अलग उत्तराखंड राज्य के लिए प्रदेशवासियों ने क्या खोया है और राज्य को कैसे आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश में अग्रणी राज्य बनाने के लिए 10 साल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। 2025 में उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। उस समय तक दिल्ली को लक्ष्य दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी भी बोल चुके हैं कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। सीएम ने कहा कि मसूरी गोलीकांड में शहीदों को नमन करते हुए वे संकल्प लेते हैं कि शहीदों के सपनों का राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मसूरी में गढ़वाल सभा के निर्माण मसूरी शहीद स्थल की छत बनाने के लिए सीएम ने कहा कि इसका आकलन कराया जाएगा और जल्द ही निर्माण भी शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गलोगी की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट की योजना पर सरकार जोशी ने कि इस राज्य के निर्माण को खटीमा और मसूरी की घटना के बाद लगातार गति मिलती रही है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हार नहीं, की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास
करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता, मिलते नहीं सहज वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो कार नहीं, कोशिश की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती में धांधली उजागर होने के बाद आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से किया गया ट्वीट उन्होंने वापस ले लिया। इस ट्वीट में उन्होंने एस राजू के पक्ष में कुछ बातें कही थी। अब उन्होंने कहा है कि एस राजू के कार्यकाल की भी जांच होनी चाहिए। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के धरने में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भर्ती घोटाले में अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसके लिए जरूरी है कि आयोग के साथ उनके पूरे सिस्टम की भी जांच हो। इसलिए उन्होंने आयोग के अध्यक्ष एस राजू के संबंध में किए गए ट्वीट को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उन्हें दंड मिलना चाहिए। भर्तियों में गड़बड़ी चाहे किसी भी काल में हुई हो, पूरी पारदर्शिता के साथ उसकी जांच होनी चाहिए। दोषियों को दंडित किया जाए। आवश्यक हो तो पहले की भांति यदि कोई घोटाले हुए हैं तो जिन घोटालों में किसी व्यक्ति को लगता है कि न्याय सामने नहीं आया है, उन्होंने कहा है कि उसके कार्यकाल के लिए नौकरियों में जो है जरूर से जरूरी जो है सुधारात्मक कदम भी होने चाहिए। प्रदेश में तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर लखनऊ और आसपास के कई जिलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रस्तावित एनसीआर में लखनऊ के अलावा उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात को शामिल करते हुए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने लखनऊ में मेट्रो रेल के अगला चरण शुरू करने के लिए 1 सप्ताह में कार्य योजना भी तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को आवास विभाग के जो है अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विकास प्राधिकरणों के क्रियाकलापों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लखनऊ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है, उसकी वजह से प्रदेश के सभी क्षेत्र के लोग यहाँ कर बसना चाहते हैं। इस वजह से आसपास के जिलों में जनसंख्या का दबाव भी बढ़ रहा है। इसलिए लखनऊ के साथ ही आसपास के शहरों को भी सुनियोजित विकास के लिए एससीआर का गठन जरूरी हो गया है। उन्होंने आवास विकास के अधिकारियों को एससीआर गठन को लेकर शीघ्र कार्य योजना उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी सांसद, विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के परिवारजन को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निगम, आयोग और बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निकाय चुनाव में पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि किसी सीट पर अत्यंत आवश्यकता हुई तो पार्टी नरम रुख भी अपना सकती है। उन्होंने कहा कि निगम, आयोग और बोर्डों में सदस्य की नियुक्ति का विषय संज्ञान में है। पार्टी ने इसका होमवर्क भी कर लिया है। इस संबंध में सामूहिक निर्णय लेकर मनोनयन की सूची सरकार को भेजी जाएगी। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष पंचायती राज चुनाव से पहले भी पार्टी ने ऐसा ही निर्णय किया था, लेकिन जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई थी। वहीं मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के परिवारजन निर्दलीय चुनाव में लड़ गए थे। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी को अपना निर्णय भी बदलना पड़ा था।
मध्य जिला स्पेशल स्टाफ ने दिल्ली के पहाड़गंज में करोड़ों के गहने की लूट मामले में जयपुर से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 6 करोड़ रुपए के गहने बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी नागेश ने पुलिस के सामने खुलासा भी किया है कि वह बड़ी लूट को अंजाम देने के बाद विदेश में रह रही अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था। नागेश की पत्नी विदेश में नर्स है। जांच में खुलासा हुआ है कि बदमाशों ने पहली बार वारदात को अंजाम दिया है। नागेश पुलिस की वर्दी पहनकर दोस्तों के साथ वारदात करने पहुंचा था और उसने वारदात में अपने चाचा के लड़के मनीष, दोस्त शिवम व अन्य 2 लोगों को शामिल किया था। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए बदमाशों ने पूरी साजिश और रेकी की थी। नागेश ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि वह 24 अगस्त से लगातार कर्मचारियों की रेकी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि नागेश के पिता भारतीय सेना में है। वह परिवार में इकलौता बेटा है। उसकी पत्नी सऊदी में बतौर नर्स का काम करती है। वह पत्नी के पास सऊदी जाना चाहता था, इसलिए उसने लूटपाट की साजिश रची। वारदात के बाद पीड़ित कारोबारी ने जो है पुलिस को करीब 2 करोड़ के जेवरात लूटे जाने की जानकारी दी थी, लेकिन स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज संदीप गोधरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बदमाशों से 24 घंटे के भीतर ही उनको दबोचकर 6 करोड़ रुपए के गहने बरामद कर लिए हैं। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त श्वेता चौहान ने बताया कि जांच से जुड़ी टीम ने करीब 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगाला। एक बदमाश के पेटीएम से कैब चालक के पैसे देने से पुलिस को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जयपुर राजस्थान जाकर आरोपी नागेश कुमार, शिवम और मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 6270 किलोग्राम सोना, 3 किलोग्राम चांदी, 500 ग्राम सोना, IIFL में और 106 कच्चे हीरे और अन्य हीरे के गहने भी बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 5 से 6 करोड़ के बीच आंकी जा रही है। पुलिस ने बताया कि शिवम की नजफगढ़ में दूध की डेयरी भी है। मनीष फार्मेसी का कोर्स किए हुए हैं। फिलहाल पुलिस इनके 2 अन्य साथियों की भी तलाश में छापेमारी कर रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है आज दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं पर GST वृद्धि जैसे मुद्दों पर हमला कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता महंगाई पर हल्ला बोल रैली को भी संबोधित कर रहे हैं। इस रैली में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों से भी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कांग्रेस 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी करेगा, जिसमें से राहुल गांधी पैदल चलते हुए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए सांप्रदायिक सौहार्द भी बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अभी तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी नेता जमीनी स्तर पर आम आदमी से सीधे जुड़ेंगे। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए उपराज्यपाल VK सक्सेना ने कानून का उल्लंघन कर बेटी शिवांगी सक्सेना को खादी लाउंज के डिजाइन का ठेका दिया। इस मामले में उन्होंने KVIC एक्ट 1961 का खुला उल्लंघन किया है। आप उनके खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने कहा कि आपने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच का स्वागत किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उपराज्यपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि उनके घोटालों की जांच होनी चाहिए। सक्सेना ने भ्रष्टाचार किया है, वे भ्रष्टाचार की आग से बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने खादी ग्रामोद्योग के एक्ट का खुला उल्लंघन किया है। पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी अपने तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय लेकर और कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने केंद्र से उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की भी मांग की है। इस मौके पर आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी, ऋतुराज झा, प्रवीण देशमुख, मदन लाल व दिनेश मोहनिया ने कहा कि VK सक्सेना के तमाम घोटालों की CBI, ED से जांच होनी चाहिए। उधर विधायक अतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक व सोमनाथ भारती ने पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कानून के मुताबिक कोई भी अधिकारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ठेका नहीं दे सकता।
छेड़छाड़ के एक हाई प्रोफाइल मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एफआईआर खारिज करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि निचली अदालत में केस जरूर चलेगा। अगर आरोप गलत साबित हुए तो लड़की द्वारा आरोपी को क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। मामले का आरोपी यूएन में अहमद पद नियुक्त किया गया था, लेकिन पीड़िता द्वारा यूएन को शिकायती पत्र लिखने के बाद उसे इस्तीफा देना पड़ा था। आरोपी ने एफआईआर खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2021 को दोनों पक्षों को आदेश दिया था कि चूंकि वे मध्यस्थता प्रक्रिया में हैं और इसलिए मामले में जल्दबाजी ना करें। इसके बावजूद लड़की ने यूएन को पत्र लिखा और इसकी वजह से क्षतिपूर्ति को लेकर आदेश भी देना पड़ रहा है। लड़की ने आरोपी और अपने ससुराल पक्ष पर एफआईआर करवाई थी और इसके अनुसार आरोपी लड़की की ननद का बॉयफ्रेंड था। 13 दिसंबर 2019 की रात 9 बजे जब वह अपने ससुराल में थी, आरोपी ने उससे छेड़छाड़ की। उसने ससुराल वालों को बताया तो सास ससुर और ननद ने उसकी पिटाई कर दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सिफारिश के बाद अब विधानसभा में हुई करीब 231 विवादित नियुक्तियों पर तलवार लटक गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण इन सभी विवादित नियुक्तियों की जांच के आदेश भी दे सकती हैं। पिछले दरवाजे हुई नियुक्तियों की जांच की मांग कर रहे लोगों का विधानसभा अध्यक्ष के दिल्ली से लौटने का इंतजार है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कहा कि यदि गड़बड़ी हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह बेशक विधानसभा के गठन से लेकर अब तक वहां हुई सभी भर्तियों की जांच का मुद्दा उन्होंने उठाया है, लेकिन जांच के निशाने पर 2 पूर्व स्पीकरों के कार्यकाल की अस्थायी नियुक्तियां भी हैं और इनमें से 158 नियुक्तियां वर्ष 2016 में हुई। तब विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल थे। उनके बाद दिसंबर 2021 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में करीब 73 पदों पर नियुक्तियां दी गईं। विधानसभा की विवादित नियुक्तियों की जांच के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तंज किया कि वह अपनी राजनीतिक छिछलेदारी से बचने के लिए आंदोलन का ढोंग कर रही हैं। उसे डर सता रहा है कि जांच में पूर्व स्पीकर कुंजवाल के कार्यकाल में भर्ती हुए चहेते बाहर हो जाएंगे। भट्ट ने आगे कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ की सटीक और निर्णायक कार्रवाई से जनता में धामी सरकार के प्रति विश्वास कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अब वह आंदोलन का स्वांग रचा रही है। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग में अपने 8 रिश्तेदारों को नौकरी दिलाने का आरोप है। सोशल मीडिया पर इसकी खबर वायरल हो रही है। आरोप है कि पूर्व मंत्री ने अपने कार्यकाल में रिश्तेदारों को यह नौकरियां दिलाई। पूर्व शिक्षा मंत्री की सोशल मीडिया में जो खबर वायरल हो रही है उसमें पूर्व मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने बिहार और बाजपुर के रहने वाले रिश्तेदारों को नौकरी दिलाई है। आरोप है कि बिहार के रहने वाले 4 रिश्तेदार सुनील पांडे को रुड़की इंटर कॉलेज, सोनू पांडे को हरिद्वार इंटर कॉलेज, धर्मेंद्र पांडे को बालिका इंटर कॉलेज बहादराबाद एवं संतोष पांडे को संस्कृत विद्यालय हरिद्वार में नियुक्ति दिलाई गई। इसके अलावा बाजपुर निवासी उज्जवल पांडे को निदेशालय पंचायती राज कार्यालय, ऋतिक पांडे को पौड़ी इंटर कॉलेज, जयकिशन पांडे को जसपुर आदित्य इंटर कॉलेज एवं राजू पांडे को गुलर भोज इंटर कॉलेज उधमपुर नगर में नौकरी दिलाई गई। आरोप है कि वर्ष 2017 से 2021 तक यह नौकरियां दिलाई गई हैं, जिसमें कुछ लोगों के दस्तावेज फर्जी हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि उनके शिक्षा मंत्री बनने से पहले विभाग में होने वाली नियुक्तियों में पैसा चलता था, लेकिन उनके मंत्री बनने के बाद सभी नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। भर्ती में गड़बड़ी की किसी तरह की कोई भी गुंजाइश न रहे, इसके लिए उन्होंने 25 अंकों के साक्षात्कार को 5 अंक का करवाया है और इसमें भी हर उम्मीदवार को कम से कम 3 अंक दिया जाना भी अनिवार्य कराया गया था। पूर्व शिक्षा मंत्री का कहना है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नियुक्तियां दिलाई या नहीं, यह हकीकत सबके सामने आ जाएगी। यदि कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि उनके शिक्षा मंत्री बनने से पहले विभाग में नियुक्तियों के नाम पर पैसा चलता था। जिस उम्मीदवार के लिखित परीक्षा में अधिक अंक होते थे, पैसा न मिलने पर 25 अंकों के साक्षात्कार में उसे कम अंक देकर बाहर कर दिया जाता था। कोविड महामारी के कारण बड़ा आर्थिक झटका लगा है। इसके बावजूद उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने वाले उद्यमियों ने जनवरी 2020 से अब तक प्रदेश में 7,500 करोड़ का निवेश किया। निवेशकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 सितंबर को प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह आयोजित कर सम्मानित करेंगे। पिछले 2 साल के भीतर राज्य में उद्योग स्थापित कर उत्पादन शुरू करने वाले निवेशकों से सेवा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए फीडबैक भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य
सेवक सदन में होने वाले समारोह में प्रदेश के लगभग 60 निवेशकों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें 42 बड़े निवेशक और विभिन्न जिलों में एमएसआई उद्यमी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने 2019 में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था और इसमें देश दुनिया से आए निवेशकों ने राज्य में निवेश की इच्छा भी जाहिर करते हुए सरकार में MOU किया था और इस सम्मेलन में 1.24 लाख करोड़ के निवेश MOU किए गए थे। धामी सरकार ने निवेशकों की समस्याओं का समाधान और नए उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक नीतियों और सिंगल विंडो सिस्टम में कई सुधार भी किए, जिसे 2 साल के भीतर 7,500 करोड़ रुपए का भी निवेश हुआ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।